और चलिए आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मित्रों, हमारे ऊर्जा और नगर विकास दोनों विभागों के दो प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। उसमें क्रम संख्या 10 पर एक प्रस्ताव था कि हमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना, भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश में कई जगहों पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात उन्होंने कही थी। उसका बहुत बड़ा एक व्यापक कार्यक्रम भी चल रहा था। उसी का इस समय वर्तमान में फेज 2 प्रोग्राम शुरू किया गया है। उस फेज 2 प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश में 4000 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं में से विद्युत का इवैक्यूएशन करने के लिए, विद्युत को बाहर ले जाने के लिए, खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में से ये योजना हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें 4000 में से 1800 मेगावाट के सोलर पार्क गरूठा झांसी में, ताल बेहट ललितपुर में, चित्रकूट में 600 मेगावाट के लगेंगे। दूसरा 600 मेगावाट का माधोगढ़ जालौन जिले में लगेगा। उसी प्रकार 1400 मेगावाट के अन्य प्रोजेक्ट भी उसी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में लगने वाले हैं। उसके उपरांत एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का भी उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में आ रहा है। इस प्रकार बहुत बड़ी क्षमता के सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में लगने वाले हैं। उसके मद्देनजर 4000 मेगावाट का ये पावर जो पैदा होगा रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको इवैक्यूएट करने के लिए, उसे बाहर ले जाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार की जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना है उसमें काम करते हुए एक महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसकी कीमत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 4786 करोड़ रुपए की आएगी और 2172 किलोमीटर लंबी ये ट्रांसमिशन लाइन और उसमें 20 सब स्टेशन भी स्थापित होने वाले हैं पूरे क्षेत्र से पावर को बाहर ले जाने के लिए। इस प्रकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जो है माननीय मंत्रिपरिषद ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है, जिसमें 20% फंड का अंशदान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का रहेगा, 33% भारत सरकार देगी और 47% हम लोग जर्मनी की एक वित्तीय संस्था है KfW, उसके तहत भारत सरकार के द्वारा टाई अप किया हुआ लोन के जरिए ये हम लोग करेंगे। इसमें 765 केवी के का एक सब स्टेशन, 400 केवी के 3 सब स्टेशन, 220 केवी के 10 सब स्टेशन और 132 केवी के 6 सब स्टेशन लगेंगे और ये पूरी योजना आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हम लोग पूरी इसको अमल कर देंगे। दूसरा हमारा प्रस्ताव था, हमारे जो 132 केवी के जो सब स्टेशन होते हैं वहां से लेकर के हमारा जो SLDC है, स्टेट लेवल डाटा सेंटर जो है, वहां से डाटा का अविरत प्रवाह चालू रह सके या क्वालिटी डेटा का ट्रांसफर हो सके, रियल टाइम डेटा मिल सके। इसके लिए हमने पिछले 1 वर्ष में लगभग 10,000 किलोमीटर की, पिछले 2-3 वर्षों में लगभग 10,000 किलोमीटर की हमारी जो लाइनें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर, जो कम्युनिकेशन लाइन है जो बिजली के तारों के ऊपर से जाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी 10,000 किलोमीटर की लाइनों को ऑप्टिकल फाइबर हमने परिवर्तित किया था। अभी का प्रस्ताव ये है कि अन्य 6,636 किलोमीटर की इस प्रकार की ऑप्टिकल फाइबर लाइन डालने और हमारे जो 132 केवी के अन्य जो सब स्टेशन हैं जिन पे अभी ऑप्टिकल फाइबर से जिनको हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे, उनको भी हमारे डेटा सेंटर से कनेक्ट करने का ये प्रस्ताव है। और इसमें भारत सरकार का भी योगदान रहेगा। 30% उत्तर प्रदेश सरकार देगी और बाकी का हम लोन लेकर के आएंगे। भारत सरकार भी इसमें अपनी सब्सिडी देने वाली है। इसके बनने से हमारा जो डाटा है उसका जो ग्रिड का कंट्रोल होता है कि कब कहाँ पावर कितना चाहिए, कितना हम दे रहे हैं, कितना यूज हो रहा है,
किस सब स्टेशन पे कितना पावर गया, कितना वहां से आगे गया, इसका रियल टाइम डेटा हमारे स्टेट लेवल डेटा सेंटर में रहेगा। स्काडा के द्वारा जो डाटा का फ्लो होता है उसमें हमें सुविधा बनेगी और पूरी जो बिजली का जो ग्रिड है उसका हम बेहतर व्यवस्थापन कर पाएंगे। इस प्रकार का ये पूरा प्रोजेक्ट 359 करोड़ रुपए का है, जिसमें 151 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी सब्सिडी के रूप में, और बाकी का जैसा मैंने कहा कि 30% उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी और 70% हम लोन से करेंगे। इसका एक और बढ़िया पासा ये है कि जो पिछले दिनों में ऑप्टिकल फाइबर लाइनें लगी थी, उसका पिछले 1 साल में हमने थोड़ा कमर्शियलाइजेशन भी करने की कोशिश की, जिसमें बिजली के डेटा के उपरांत जो बची हुई जो उसमें ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइनें होती हैं, उनको हमने टेलीफोन के कंपनियों को दे करके कुछ रेवेन्यू भी कमाने का हमने प्रयास किया है। और कुल 200 अभी तक की जो लाइनें हैं उनमें 260 करोड़ रुपए के लिए अनुबंध हमारा हुआ है, उसमें से लगभग 69 करोड़ रुपया तो हमको मिल भी चुका है। तो इस प्रकार जो हम इसमें ऑप्टिकल फाइबर करने में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पूरा का पूरा एक तरह से सरकार को वापस आ जाएगा। अगला प्रस्ताव हमारा नगर विकास विभाग का था। भारत सरकार ने एक नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे शुरू किया है और उनकी इच्छा है कि राज्य सरकारें भी इस डिजिटल मिशन को एडॉप्ट करें और उसी प्रकार की कार्रवाई राज्यों में भी हो। स्वाभाविक रूप से डिजिटलाइजेशन जो है वो एक समय की मांग है, बहुत ही उससे अच्छा व्यवस्थापन, अच्छा नियंत्रण, उससे अच्छा कंट्रोल हम कर पाते हैं अपनी बातों को। तो अर्बन क्षेत्र में ये स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिशन, डिजिटल मिशन के स्थापना और उसके अमलीकरण के लिए आज हमने मंत्रिमंडल से मंजूरी मांगी थी, जिसके लिए माननीय मंत्रिपरिषद ने हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी दिया है। इसके होने से कुल मिलाकर के पूरे अर्बन सेक्टर का डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हम काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और जनता को जो मिलने वाली सेवाएं हैं, जैसे मैं बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा रही है कि जैसे आदमी रेलवे का टिकट पहले खिड़की पे जाता था, जहाँ का टिकट मांगता था वहाँ का मिल जाता था, अब घर बैठे बैठे जहाँ का टिकट चाहता है वो बुक कर लेता है। वैसे ही आपको जन्म का प्रमाण पत्र हो, मृत्यु का प्रमाण पत्र हो, अपनी प्रॉपर्टी का प्रमाण पत्र हो, ये भी हम नगर पालिकाओं में या नगर निगमों में क्यों नहीं दे सकते। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये डिजिटल मिशन बहुत काम आएगा और उसके चलते हम अपनी पूरी व्यवस्थाओं को डिजिटल उससे जोड़ देंगे और रियल टाइम पे हम जो भी डेटा हम चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। इसके चलते ईज ऑफ लिविंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और हमारी जो अपनी आंतरिक जो हमारे निकायों की जो अपनी व्यवस्थाएं होती हैं उनको भी सुचारू रूप से चलाने में बहुत मदद मिलेगी। भारत सरकार इस साल के लिए 22-23 में हमें 12.5 करोड़ रुपया इसमें देने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में शायद वो मिल भी जाएगा और अगले वर्ष 2023-24 में उसके लिए 25 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देने का हमको आश्वासन किया है। इसमें एक सोसाइटी की रचना की जाएगी और माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय एक उच्चाधिकार समिति भी बनेगी जो इस पूरी व्यवस्था का संचालन करेगी। अगला प्रस्ताव हमारा हमारे नगर निकायों के चुनाव को लेकर के था। आपको याद है कि 5 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने नगर निकायों के चुनाव के संबंध में आरक्षण की एक प्रक्रिया इसी जगह पे हम लोगों ने वो पब्लिक किया था, सबको बताया था। उस जो आरक्षण की जो हमारी प्रक्रिया थी उसमें सभी वर्गों को समुचित आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। ओबीसी को 27% और अन्य वर्गों को भी जितना संवैधानिक उनका अधिकार है वो पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने हमें कुछ निर्देश दिए। उन निर्देशों में से एक निर्देश ये था कि
आप डेडिकेटेड आयोग की रचना करिए, डेडिकेटेड कमीशन की रचना करिए जो बैकवर्डनेस देखेगा और हमें सलाह देगा। उस आयोग की रचना हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सूचना के मुताबिक तात्कालिक कर दी गई थी और उस आयोग की रिपोर्ट भी हमें मिल गई है। साथ ही हमने कुछ बातों पे जिन बातों से हम माननीय उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हो पा रहे थे, उन बातों को लेकर के हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों बातों को एक तो चुनाव कराने की जो बात थी वो, और सभी वर्गों को आरक्षण देने की बात जो थी, उन्होंने कहा कि दोनों को एक साथ हमें देखना पड़ेगा। और उस प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च अदालत ने ये हम लोगों को निर्देश दिया था कि जिस आयोग की आपने रचना कर दी है उस आयोग का रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। हमें निर्देशित किया गया था कि मार्च तक में उसकी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। मैं आयोग के माननीय अध्यक्ष जी का और सदस्यगण का एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही समय से पहले उन्होंने 9 मार्च को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उस रिपोर्ट को माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष भी रखा गया था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकार किया था। साथ ही उस रिपोर्ट को हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी रखा था और पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें उस रिपोर्ट को मान्य करते हुए, उस रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए चुनाव की प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ने का आदेश दिया है। आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर हमें कुछ कानूनी संशोधन करने पड़ेंगे क्योंकि आयोग ने कुछ नई बातें कही हैं। उन बातों के मद्देनजर हमारे जो 2 अधिनियम हैं, एक नगरपालिका अधिनियम है और एक नगर निगम अधिनियम है, हमारे राज्य की जो नगर निकायों का जो संचालन होता है जिन अधिनियमों के तहत, उन दोनों अधिनियमों में हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। उन संशोधनों को करने के लिए हमने आज मंत्रिपरिषद से ऑर्डिनेंस करने की मंजूरी मांगी थी और माननीय मंत्रिपरिषद ने उस ऑर्डिनेंस को करने के लिए अपनी सिफारिश की है। आगे की बात जब ऑर्डिनेंस हो जाएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे और संभवतः हम कल आपको और भी जानकारी देने में हम समर्थ हो पाएंगे। उसको जैसा मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस होने के बाद ही हम कहने की स्थिति में आ पाएंगे। एक ही आज मंत्रिपरिषद ने उस पर सिफारिश की है, उसकी सिफारिश की है ऑर्डिनेंस की, और ऑर्डिनेंस की एक प्रक्रिया होती है, माननीय महामहिम राज्यपाल तक जाता है। महामहिम राज्यपाल की अनुमति शीघ्र मिल जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मंजूर नहीं, सिफारिश करती है, कैबिनेट सिफारिश करती है जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने परसों के आदेश में हमारे वकील ने कहा था कि 2 दिन के अंदर हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वो प्रक्रिया आज आप देख ही रहे हैं शुरू हो गई, तो हम टाइम लिमिट के अंदर है और बाकी कार्य भी टाइम लिमिट के अंदर हो जाएंगे। धन्यवाद। वो चुनाव आयोग का विषय है, कल कुछ और जानकारी हम इस विषय में आपको दे पाएंगे। हाँ जी, आप चाहें वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप बैठिए, जाति कर भैया अरे कैमरा माइक दो ना। आज अभी हमारे साथी मंत्री माननीय शर्मा जी ने जिन विषयों पर बात कही है, उन विषयों के अतिरिक्त जो मंत्रिपरिषद की सहमति जिन विषयों पर मिली, उसमें से
किसान सहकारी चीनी मिल्स गजरौला जिला अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 4900 टीसीडी क्षमता की गई है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है, खासतौर से किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए। अभी तक जो किसानों की आमदनी 40,000 रुपए प्रति एकड़ हुआ करती थी, उसमें 70,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुमानित है और ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है, खासतौर से शुगर कॉम्प्लेक्स को बनाने की दिशा में। इसके अतिरिक्त 100 किलोलीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन की भी आसबनी एवं प्रेसमेंट में सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन हेतु 100 टीपीडी प्लांट की स्थापना के संबंध ये मंत्रिपरिषद की आज इसके लिए मंजूरी मिली है। मैं समझता हूं कि ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र के लोग जो हैं वो इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास शो में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको ये सुनवा देते हैं। मंत्रिपरिषद में 22 के लगभग प्रस्ताव पास हुए हैं और स्थानीय निकाय चुनाव पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद आज कैबिनेट ने एक नोट पास किया है। उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, शीघ्र ही चुनाव हो। सर, स्वार और 96 सीट पर मई में 10 मई को मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। बिल्कुल। ब्रजेश पाठक ने कहा कि तैयारी पूरी है, प्रस्ताव पर मुहर लग गई है कैबिनेट की। यूपी में निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद आज कैबिनेट की मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया। उस प्रस्ताव पर मुहर लगी, साथ में 22 और प्रस्ताव, और इन प्रस्तावों पर भी आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान मुहर लगी है। तो कैबिनेट बैठक में कुल मिलाकर 22 अहम प्रस्ताव रहे जिन पर मुहर लगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण संशोधन प्रस्ताव, जिसके ऊपर ये पूरी तरीके से निकाय चुनाव टिका हुआ था। लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे थे, चुनावी मुद्दा इसको बनाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस के बाद अब जाकर इस चुनाव को हरी झंडी मिली है, तो उस पर पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ है। आरक्षण संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगी है सर्वसम्मति से। दरअसल जो आयोग बनाया गया था उसकी सिफारिशों को लागू करने को लेकर भी मंथन इस बैठक के दौरान हुआ और संशोधन प्रस्ताव पर इस दौरान मुहर लगाई गई। अब जल्दी यूपी में निकाय चुनाव होंगे और किसके तहत जो है वो सीटें और जनसंख्या, साथ ही साथ नॉमिनेशन, इन सबको प्रभावित करने वाला फैक्टर जो आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, उसको अब सरकार इस फॉर्मूले के तहत किस तरीके से लेकर आती है, इसको देखना होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध करती रही हैं और सरकार को ओबीसी विरोधी ठहराती रही है। बिल्कुल, तो अभी तक होता रहा है, विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की जितनी जनसंख्या है, नुमाइंदगी उस हिसाब से नहीं है। आरक्षण का पैटर्न अभी तक जो चल रहा था वो पैटर्न सही नहीं है, ये आरोप लगाए गए थे। हालांकि उसी पैटर्न के आधार पर पहले भी चुनाव होते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रिपल-टी टेस्ट फॉर्मूले के तहत आरक्षण को लेकर गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसी आधार पर आरक्षण की नई सूची जारी होगी और 48 घंटों में अधिसूचना जारी हो सकती है। सबसे बड़ी खबर यही है कि बहुत जल्द आरक्षण के आधार पर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। तो योगी कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण संशोधन को मंजूर कर लिया गया है और अभी थोड़ी देर पहले सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे थे। अब निकाय चुनाव की अधिसूचना आना बाकी है, लेकिन उससे पहले अभी आपको बता दें कि चुनाव आयोग 48 घंटे के भीतर यह अधिसूचना जारी कर सकता है। आरक्षण को लेकर जो कमेटी का जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट सौंपी और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी दी गई। ओबीसी आरक्षण में अब ट्रिपल-टी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है और उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनी। अब देखना होगा कि सीटों का आरक्षण इस रिपोर्ट के आधार पर किस तरह से होता है और कितना फेरबदल होता है। इससे पहले जो सीटों की सूची जारी की गई थी, आरक्षित सीटों की, उसमें कितना अंतर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी।
और कुंवर वाशिद अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक आयोग के नेता है और इस पूरे मसले पर निकाय चुनाव में जो सबसे बड़ा पेच था वो ओबीसी आरक्षण को लेकर ही था। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, जिस संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगी है उसके तहत अब किस नए फॉर्मूले के तहत उसको लागू किया जाएगा? समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज पारस जी के भाई हैं, उन्होंने इसको लेकर के जो रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि वो लगातार पिछड़ों के अधिकार छीनने का काम करते रहे हैं, उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसके लिए जी वासिद जी दोबारा आपके आयोग के आधार पर उस पर जल्द ही चुनाव होंगे और जो जिसके अधिकार हैं उसको मिलेंगे। जी, किस तरह की तस्वीर बदली हुई आरक्षण सूची में हमें देखने को मिल सकती है आयोग की इस नई रिपोर्ट के बाद? आरक्षण के आधार पर जब आरक्षित सीटों का बंटवारा होगा तब वो जो भी आयोग की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो आरक्षण है, जहां जो आरक्षण बैठता है, पूरे आरक्षण के साथ पिछड़ों को न्याय करते हुए लगातार चुनाव कराया जाएगा। जी बिल्कुल, तो उसको लागू करते हुए चुनाव कराया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा ओबीसी आरक्षण को पहले से बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, 2024 के जो आम चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए भी एक एग्रेसिव ओबीसी पॉलिटिक्स प्रदेश में चल रही है। अब निकाय चुनाव में इसका कितना बड़ा असर देखा जाएगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये भी कहती रही है कि पूर्व में आयोग को ठीक से लागू नहीं किया गया, उनकी सिफारिशों को ठीक से लागू नहीं किया गया और उसी पैटर्न या ढर्रे पर अभी तक ये लागू होता है। संशोधन के बाद अब क्या नया प्रारूप बदलेगा? तो लगता है फोन कट गया उनका। और इस वक्त मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, एग्रेसिव ओबीसी पॉलिटिक्स पहले से ही विपक्ष कर रहा है, निकाय चुनाव लेट हुए या सरकार नहीं कराना चाहती, ये आरोप भी इसी को आधार बनाकर लगाया गया। आज इस आरक्षण संशोधन प्रस्ताव पर मुहर के बाद अब क्या बदलेगा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला था कि 333 के आधार पर स्थानीय निकाय के चुनाव हों और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता थी कि सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर के अनुपालन के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया और जिसने रिकॉर्ड समय में अपनी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को स्वीकार किया, उस रिपोर्ट को स्वीकार किया है। आज कैबिनेट में उस रिपोर्ट को पास करके माननीय राज्यपाल के पास भेजा गया अनुमोदन के लिए और वहां से जब वो बनकर आएगा तो ऑर्डिनेंस बन जाएगा। और निश्चित रूप से इसी आधार पर बिहार और उड़ीसा में भी चुनाव रोका गया था, लेकिन वहां की सरकारों ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराया। जबकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की ये प्रतिबद्धता थी कि उत्तर प्रदेश में बिना ओबीसी के हम चुनाव नहीं कराएंगे, आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। इसलिए सारी कवायद की गई और रिकॉर्ड समय में उसको पूरा किया भी गया। ये हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जी मनीष जी, अब जब इलेक्शन की तैयारी है, 48 घंटों में अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट के लिए जो आयोग गठित की गई थी उस पर भी मंशा विपक्ष की ओर से उठाया गया, खासकर उस टिप्पणी के बाद कि पिछली सरकारों में ओबीसी के अंदर भी सिर्फ यादवों को ज्यादा फायदा पहुंचाया गया आरक्षण में। उस पर भी हम बात करेंगे कि अब तैयारी कैसी चल रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अब सभी गिले शिकवे खत्म, सभी कमियां खत्म, अब तो ओबीसी आरक्षण संशोधन मंजूर हो चुका है और नए ट्रिपल फॉर्मूले के बाद इलेक्शन होगा या अभी भी कोई है परेशानी? जी, भारतीय जनता पार्टी की सातिरगिरी को आप समझिए। पहले तो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को मारने का पूरा प्रयास किया और जब वो पूरी तरह से विफल हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उनको ये काम करना पड़ा, आयोग का गठन करना पड़ा और फार्मूला के हिसाब से चुनाव कराने की बात कही गई, तो उसमें भी ये अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को नहीं समझती है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को पूरी तरह से समझती है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और इसकी जितनी नीतियां हैं सब आरक्षण के विरोध में है। ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का हंटर है जिसके नीचे आकर के मजबूरी में इनको ये लागू करना पड़ा और उसको भी ये अपना आपदा में अवसर ढूंढने की बात करते हैं और अपनी उपलब्धि बताने का काम करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा रहा है तो चाटने का, तो इसमें भी एक तरह का यही काम किया इन्होंने और उसको कहने मेरी उपलब्धि है। आप तो ये भी आरोप लगा रहे थे कि निकाय चुनाव कराना नहीं चाहती सरकार और वो चाहती है कि 24 का जब माहौल बने या 24 नजदीक आए उसी के साथ ही निकाय चुनाव हो ताकि इसका फायदा बीजेपी को हो। लेकिन देखिए आयोग भी बना दिया गया, अब फॉर्मूला भी लागू कर दिया जाएगा और अगले महीने चुनाव भी हो जाएंगे। अब भी आपको कोई शिकायत बची है क्या? न्यायपालिका के आदेश के अनुपालन में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने काम किया है, तो इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। इसमें न्यायपालिका का योगदान है। हम न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं कि वो कम से कम ठीक है। धर्मेंद्र जी, आप श्रेय नहीं देना चाहते, आप श्रेय नहीं देना चाहते, ठीक है, लेकिन अब उम्मीद है कि चुनाव को लेकर तैयारियां समाजवादी पार्टी ने पूरी कर ली होगी और अब आगे कोई शिकायत नहीं होगी। मनीष शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर धर्मेंद्र